आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो कि फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स ब्रांचेस, स्कोप एंड इट्स इम्पोर्टेंस। यानी कि इस वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताएंगे, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, इसके कौन कौन से ब्रांच हैं, है ना, स्कोप एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और स्कोप एंड इसके जो इम्पोर्टेंस हैं उसको बताएंगे। इस वीडियो में केवल हम लोग स्कोप एंड इट्स इम्पोर्टेंस तक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए लिखा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी इज मेड ऑफ थ्री वर्ड्स। जो माइक्रोबायोलॉजी होता है वो थ्री वर्ड से मिलकर बना होता है। यानी कि पहला होता है माइक्रो, और दूसरा होता है बायो, और तीसरा होता है लॉजी। यानी इसका मीन होता है, माइक्रो का मीन होता है स्मॉल, और बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। एंड इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। It is the branch of science in which we study about the small living organism which is less than 1 micron, which we cannot see with naked eye. We use microscope to see them. यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी होता है वो साइंस की एक ब्रांच होती है, जिसमें हम स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, और इसका जो साइज होता है वो 1 माइक्रोन से भी लेस होता है, यानी कि कम होता है। एंड विच वी कैन नॉट सी नग्ड, यानी कि हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। एंड अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। तो क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, ईटीसी। अब वी स्टडी अबाउट देम, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए। चलिए देख लेते हैं एक बार और, आप लोग समझ लीजिए जिनको नहीं समझ में आया है। तो देखिए, जो माइक्रोबायोलॉजी होता है वो थ्री वर्ड से मिलकर बना होता है। माइक्रो का मीन्स स्मॉल, और बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ। तो जिसमें हम स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। एंड इसमें जो पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, ये एक साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। एंड इसका जो साइज होता है वो 1 माइक्रोन से भी लेस होता है। एंड इसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, है ना। तो इनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। तो इसके बाद देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी होता है उसको देखा। तो अब देखेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है उसको देखेंगे। सब्जेक्ट का नाम ही तो है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो इसको देखेंगे। यानी कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी आखिर होता क्या है? तो इट deals with the study of microorganisms responsible for the production of antibiotics, enzymes, vaccines, विटामिन्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? एंटीबायोटिक्स के लिए, एंजाइम्स के लिए, वैक्सीन्स के लिए, विटामिन्स के लिए, एंड अदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, जो कि प्रोडक्शन के लिए। तो इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। एंड नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टेरिल प्रोडक्ट, प्रिपरेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड ट्रीटमेंट। यानी कि जो स्टेरिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, या फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम कैसे माइक्रोफिल करते हैं, और जो स्टेराइल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि कैसे उसको बनाते हैं, कैसे किस तरीके से उसको डायग्नोस किया जाता है, और किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इन सब की जो प्रोसेस है तो वो किस में हम लोग स्टडी करते हैं?
फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं हिस्ट्री का माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि जो साइंटिस्ट थे वो हम लोगों को क्या दिए और क्या हम लोगों को बताए, है ना। तो इन सब के बारे में ही स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए लुइस पोस्चर। तो लुइस पोस्चर को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने फर्मेंटेशन में हेल्प की एंड इंट्रोड्यूस स्टेरिलाइजेशन टेक्निक जो होता है उसके बारे में इंट्रोड्यूस की, है ना। एंड अब देख लेते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनको हम किसके नाम से जानते हैं? फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अभी आप लोगों को समझ में आएगा इनको फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहा जाता है। दे सीन फर्स्ट लाइव माइक्रोब एनिमल कल्स नेम। तो इन्होंने सबसे पहले 1975 में माइक्रोब्स को देखा और उसका नेम क्या दिया? एनिमल कल्स नेम दिया। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड इसके बाद आते हैं साइंटिस्ट एराइज टोटल, जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और दूसरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो दो ऑर्गेनिज्म इन्होंने बताया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड इसके बाद आते हैं साइंटिस्ट रोगर विकॉन। इन्होंने 13 सेंचुरी में डिसीज़ के बारे में स्टडी किया और उन्होंने ये पता किया कि ये जो डिसीज़ होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो यही लिखा हुआ है दे टील अबाउट डिसीज़ एंड सैड डिसीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि डिसीज़ के बारे में इन्होंने स्टडी किया और उन्होंने बताया कि ये जो डिसीज़ होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। आफ्टर दिस रॉबर्ट हुक। तो आप लोगों ने रॉबर्ट हुक के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने सेल की डिस्कवरी की, वो भी किस सन में? 1665 में। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। यानी कि जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। एंड नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं हेंस बकनर, तो डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड। यानी कि जो ब्लड में सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसके बारे में क्या किया? डेमोन्स्ट्रेट किया। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं एडवर्ड जेनर। तो देखिए लिखा हुआ है डेवलप्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर्म काऊ पॉक्स। यानी कि इन्होंने एक सबसे पहले वैक्सीन डेवलप्ड किया जो किससे बनाया? काऊ पॉक्स से। यानी कि इन्होंने एक वैक्सीन बनाई, वो भी किससे? काऊ पॉक्स से। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। एंड इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। इनको फादर ऑफ क्या कहते हैं? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जब यानी कि जैसे कि पहले जो सर्जरी होती थी तो उसमें क्या होता था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, यानी कि सर्जरी के दौरान उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाते थे हमारे बॉडी में। यानी कि जो बैक्टीरिया या वायरस होते थे वो सर्जरी के दौरान इंटर कर जाते थे बॉडी में और क्या डिसीज़ को फैलाते थे, यानी कि डिसीज़ हो जाती थी। तो इन्होंने बताया कि जो फिनॉल होता है उसको यूज़ करने से, यानी कि जो फिनॉल होता है यानी कि कार्बोलिक एसिड होता है, उसको जब हम यूज़ करते हैं तो वो उसको क्या करता है? जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको डिसइंफेक्टेड कर देता है, यानी कि उसको किल करने का कार्य करता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब समझ गए ना? यानी कि उसको रिमूव करने का कार्य करता है या मतलब किल करने का कार्य करता है। तो फिनाल का यूज़ आप लोग समझ गए। यानी कि जब हम सर्जरी के दौरान इसका यूज़ करेंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो इंटर नहीं कर पाते हैं। आफ्टर दिस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो देख लेते हैं ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या बताया। तो ही डेवलप्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम फंगस फाउंड इन तंबाकू लीफ इन 1927। तो इन्होंने
1927 में एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डेवलप किया, जो कि उन्होंने देखा कि जो लीफ तम्बाकू यानी कि जो फाउंड में कुछ चीज़ें मिली थी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पेनिसिलियम नोटेटियम फंगस। तो इन्होंने 1927 में एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की या कह सकते हैं डेवलप किया, है ना। आई होप कि आप लोगों को हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। एंड अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों को 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे, एक तो प्योर साइंस और दूसरा अप्लाइड साइंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्योर साइंस में क्या क्या दिया हुआ है। बैक्टीरियोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया का। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब फंगी के बारे में, स्टडी ऑफ फंगी यानी कि जो फंगी होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी का मतलब प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गोलाई यानी कि इसके बारे में स्टडी करते हैं। पैरासिटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ पैरासाइट्स यानी पैरासाइट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन, तो हेरेडिटी एंड वेरिएशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एंड इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बाय द बॉडी ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। तो इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं हम अप्लाइड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि मेडिकल्स में जो जो माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि फार्मास्यूटिकल जो भी प्रोडक्ट होते हैं यानी कि इसमें जो जो भी माइक्रोब्स जो यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि जो इंडस्ट्रियल में जो भी माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल में, तो उसके बारे में हम लोग इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, फूड माइक्रोबायोलॉजी में जो भी माइक्रोब्स जो कि फूड को बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जो फूड होता है उसको बचाने में जो माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं उसको हम किसमें पढ़ते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी में। आफ्टर दिस सॉलिड माइक्रोबायोलॉजी, है ना। अब इसके बाद एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, तो आप लोगों को ये नाम ही से पता चल रहा होगा कि इसके बारे में क्या है ना। तो एंड इसके बाद लिखा हुआ है एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी, एयर माइक्रोबायोलॉजी यानी कि जो एयर्स में जो भी माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, एयर माइक्रोबायोलॉजी यानी कि जो एयर में हम लोग माइक्रोब्स का जो बनाते हैं, है ना, तो उसका स्टडी करते हैं हम किसमें, एयर माइक्रोबायोलॉजी में। एंड इसके बाद देख लेते हैं स्कोप एंड इट्स इम्पोर्टेंस यानी कि इसका स्कोप क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। Our MSc will put you in a good position to get a job as a health data scientist within the NHS or maybe within a pharmaceutical company. There's also a huge number of opportunities to do a PhD in health data science. सबसे पहले मेडिकल दिया, तो मेडिकल का देख लेते हैं क्या स्कोप है। तो इसका मेडिकल में भी क्या है, स्कोप है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, डील्स विद डिसीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स यानी कि ह्यूमन एंड एनिमल्स में जो डिसीज होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजेनेसिस यानी कि जो इम्यून सिस्टम की जो स्टडी होती है उसमें जैसे कि प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, किससे, पैथोजेनेसिस से, है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं एग्रीकल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी बहुत ही बड़ा स्कोप होता है। तो जो एग्रीकल्चर होता है उस पर क्या पड़ता है, इन्फैक्ट पड़ता है, किस पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, यानी कि इनफैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एग्रीकल्चर यानी कि जो एग्रीकल्चर होता है उस पर इनफैक्ट पड़ता है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। आफ्टर दिस इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, तो यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक
प्रोडक्ट सच एज एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, स्टेरॉइड्स, अल्कोहल, एटीसी। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन्स हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, अल्कोहल्स हो गया, तो ये किसके अंतर्गत आता है? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी कि ये सब हम लोग इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम इसका वर्क कर सकते हैं एक प्रकार से, है ना। एंड फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक फूड सच एज सीजेस। यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी कोई भी फूड्स वगैरह चीज़ वगैरह बनाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। तो ये भी एक स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।